घर में मैं और मेरे ससुर जी रहते थे और मेरे यहाँ एक नौकरानी भी थी। मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़े बिखरे होते और पैरों पे काला निशान होता। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया और छुप गई। कुछ देर बाद मैंने देखा मेरे ससुर जी आए और नौकरानी के साथ। मैं कुछ दिनों से परेशान थी क्योंकि जब मैं सोकर उठती तो मेरे कपड़े निकले होते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन है जो रात को कपड़े उतार कर चला जाता है और मेरे पैरों पे ये निशान कैसा। पहली रात जब मैंने ये निशान देखा तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो निशान गया नहीं और हर रात कपड़े भी उतरे होते तब मुझे शक हुआ। लेकिन मैं किस पर शक करती। मेरी शादी के बाद ही मेरे पति जॉब के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मेरे ससुर की तबीयत खराब रहती थी तो मैं अपने पति के पास नहीं जा पाती थी। मुझे अपने पति के बिना मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपनी हम उम्र नौकरानी रख ली थी। क्योंकि मैं और मेरे ससुर जी घर में अकेले होते तो लोग बातें बनाते। पूरे घर का काम वहीं करती और रात को मेरे साथ ही सो जाती। पहले तो ससुर जी का ज़्यादा समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर टीवी देखकर। वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बस जब काम होता तो बुला लेते थे। शुरू के 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब कभी नौकरानी से अपने ससुर जी के कमरे की सफाई करने को कहती तो नहीं करती। कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार एक ही काम को करने के लिए कहते रहते हैं और कभी अपने पास आने का इशारा करते हैं। कभी कभी तो वो मेरे ऊपर हाथ भी फेरते हैं। कभी मेरे सीने की तरफ देखते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगी तो उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे सच में उनसे डर लगता है। उनकी नज़र अच्छी नहीं है। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना दुपट्टा हटाकर काम कर लेना और हल्के कपड़े पहना करो ताकि तुम्हें कम गर्मी लगे। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था तो मैंने ये कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर ख्याल रखते होंगे। तो नौकरानी ने कहा, नहीं दीदी, मैंने बहुत घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। यह बोलते हुए वह किचन में चली गई और मैं अपने कामों में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वह कुछ अजीबोगरीब था। आखिर कौन था जो रोज़ रात को मेरे नीचे के कपड़े निकाल देता और मेरे पैर पर काला रंग लगाता था और मुझे महसूस भी नहीं होता था। एक रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। नौकरानी वहीं ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। रात के करीब 2 बज गए थे और मैं अब तक उठी ही थी, यह देखने के लिए कि कौन ऐसा करता है। लेकिन फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। पूरी रात मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो मेरे होश उड़ गए जब मैंने अपने ससुर जी को उंगली से किसी कागज़ पर कुछ खींचते हुए देखा। मैं चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब ससुर जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो पहले तो वो घबरा गए, फिर गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछ कर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझसे इस लहजे में बात की तो मेरा रंग फीका हो गया था और मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। अब तो मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मेरे पैरों का निशान और कपड़ों का निकलना अब तो मेरे दिमाग में घूम रहा था। क्या वह निशान मेरे ससुर जी ने लगाए हैं? दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मैं तो यह सोच रही थी कि यह तो मेरे पापा के समान है। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? लेकिन हकीकत थी कि मेरे पैर पर जिस तरीके की स्याही का निशान होता था, मेरे ससुर जी भी उसी रंग की स्याही से कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे ससुर जी नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े थे और निहार रहे थे। नौकरानी बड़े आराम से बर्तन धो रही थी और ससुर जी उसके बहुत करीब थे। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी कि इसका मतलब नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि ससुर जी की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और ससुर जी से कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज़ पर वह हड़बड़ा गए और कुछ अलग सा व्यवहार करने लगे।
इतने में मेरी आवाज़ पर वह नौकरानी भी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद उनके वहाँ होने से बेखबर थी। मैंने फिर से ससुर जी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो वो कहने लगे कि मैं इस नौकरानी को निकाल दूँगा। यह झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है। इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई। कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोए थे, उसके बाद ही किचन के बर्तनों को हाथ लगाया है। मेरे ससुर जी तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए। कहने लगे, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या, जो तुम तनख्वाह लेती हो और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धो रही हो? यह सब मैंने देख लिया, वरना ना जाने तुम गंदे बर्तनों में ही हमें कब से खाना दे रही थी। मैंने अपने ससुर जी से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी। लेकिन वह मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को तो 2 दिन में सीधा कर दूँगा। मेरा बेटा दूसरे शहर में जाने कैसे अपने गुजर बसर करके घर पर पैसे भेजता है, और यह लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन धोकर मुझे खाना देना। मुझ पर चिल्लाते हुए वो बाहर निकल गए। नौकरानी तो रोने लग गई। कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं। हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है, जो यह सब मुझे कितनी बातें सुना रहे हैं। वह भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप करवाया। मैंने कहा, मैं ससुर जी के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे तो बस यह था कि एक औरत तो मेरे पास रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पैर पर काली स्याही के निशान कहाँ से आता है। एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे ससुर जी कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, मैं खुद धो दूँगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से नौकरानी को समझाया। फिर वो किचन से बाहर निकली तो देखा ससुर जी मेरे पति से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि वह नौकरानी को घर से निकाल दे। लेकिन मैंने भी यह सोच लिया था कि अपने पति से साफ कह दूंगी कि नौकरानी को कभी नहीं निकालेगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के हक़ में नहीं थी। मैंने अपने पति से कह दिया कि अगर नौकरानी चली गई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। अगर ससुर जी को बर्तनों से तकलीफ़ है तो मैं खुद धो दूंगी। अब मैं खुद बर्तन धोने लगी और खाना भी ससुर जी को खुद ही देने लगी। जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तो फिर से काली स्याही से सफ़ेद कागज़ पर ससुर जी कुछ लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं रूम की सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझ पर से नज़र नहीं हटाई। कभी वह मेरे सीने पर देख रहे थे तो कभी पीछे की तरफ देखते। मेरे हाथ घबराहट के मारे कांपने लगे और बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही थी। मेरे ससुर जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए और मेरे सामने खड़े होकर कहने लगे, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। उनका इस तरह धीरे से बात करना मुझे तो हैरत में डाल रहा था। वह तो हमेशा तेज़ आवाज़ से ही बातें करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर ही काम करने की आदत है। अभी मैं यह कह ही रही थी कि उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना साफ करने लगे। मैं पीछे हटी तो ससुर जी भी घबरा गए और फ़ौरन अपने कमरे से निकलकर वॉशरूम चले गए। मेरे दिल की हालत तो ऐसी थी कि धड़कन चलना ही भूल गई थी। मुझे अब अपने ससुर जी के कैरेक्टर पर शक होने लगा। मैंने जल्दी जल्दी कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान रही। मेरी नौकरानी कमरे में आई तो वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाने लगी। मैंने कहा, ज़रा इधर आओ, मेरी बात सुनो। वह अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे ससुर जी के बारे में कह रही हो वह मुझे सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि रोज़ मेरे पैर पर काली स्याही का निशान होता है। यह बात सुनकर नौकरानी हैरानी से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, दीदी, मुझे तो आपके ससुर जी पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है वह आपके साथ कुछ गलत करते हैं।
हमारे गांव में भी एक ससुर ने गलत हरकत करके अपनी बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर नौकरानी कहने लगी, पहले तो मालिक मुझे देखते रहते थे और अब मेरी जब भी नज़र उन पर पड़ती है तो वह आपको ही देख रहे होते हैं। अब तो वह मुझे निकालने के चक्कर में भी हैं, इसलिए तो बिना वजह के मेरे हर काम में नुक्स निकालते हैं। मुझे यह सब सुनकर बहुत घबराहट होने लगी। फिर मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी तो अब मेरी जांघ पर निशान नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था कि रात को ज़रूर मेरे ससुर जी ही मेरे कमरे में आते थे। शायद कोई गलत काम भी करते थे, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, ससुर जी मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे ससुर जी मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लगा कर सोती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए बार बार कमरे में जाता हूँ कि कहीं ये कुछ चुरा कर भाग न जाए। मुझे तो अपने ससुर जी की बात का भरोसा नहीं था। मैंने अपने पति से कह दिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। मैं जल्दी से जल्दी अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे पति ने जो बात बताई, यह सुनकर तो मुझे रोना आने लगा। कहने लगे कि पापा ने मुझे मना किया है तुम्हें यहाँ लाने को। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाओ या मुझे अपने पास बुला लो। फिर वह कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा, 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी, लेकिन मेरे पति अपनी मजबूरियाँ बताने लगे। मुझे अपनी चिंता होने लगी। मैं कहने लगी कि मैं तो अब यहाँ सांस भी नहीं ले सकती हूँ। अब तो ससुर जी घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाने लगे हैं। जिस दौर से गुजर रही हूँ वह मैं ही जानती हूँ। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती हूँ तो हंगामा कर देते हैं। कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। मैं अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करूँगा। मैं उनके रोज़ रोज़ की बहस से तंग आ चुकी हूँ। मैं कहती हूँ कि आप बताइए मुझे ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर देती हूँ। मैं आपका कमरा खुद साफ़ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, खाना पीना सब कुछ समय पर देती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारी है? वह कहने लगे कि तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बात ही नहीं करती, मुझे समय नहीं देती हो। यह मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी कि मैं बैठकर उनके साथ क्या बातें करूँगी। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए था कि ना तो उनका कोई दोस्त है, ना ही वह घर से बाहर जाते हैं। लोग उनसे बात करने से घबराते हैं। मैंने कहा कि अगर आपको शिकायत लगानी है तो लगा दीजिए, मैं आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वह और गुस्से से भर गए, लेकिन कुछ बोले नहीं, अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप मालिक की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटों उनसे बातें करेंगे। मुझे उसकी बात सही लगी। मुझे लगा कि यह मेरा भला चाहती है। मैंने कहा, चलो अच्छा ही हुआ वह मुझसे नाराज़ हो गए। कम से कम वह मुझे अब परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात में होता था उससे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सुबह पैर पर काले रंग का निशान लगा था और कपड़े भी निकले हुए थे। नौकरानी अब तक सो रही थी। मैंने उसे बुलाया तो कहने लगी, मेरा सर भारी लग रहा है, मुझे नींद आ रही है। रात भर मुझे होश नहीं था कहाँ सोई हूँ। फिर कहने लगी, हाँ मुझे याद आया, रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। मालिक ने मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे खा लो ठीक हो जाएगी। लेकिन ना जाने यह खाते ही मुझे होश नहीं रहा। मैं यह सोच रही थी कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया था, फिर मुझे क्यों याद नहीं आता कि मेरे पैरों पर यह निशान कैसे होते हैं। अब मैं सोच चुकी थी कि अब चुप नहीं रहूँगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को पहले ही बता दिया था तो वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। जब रात के 2 बजे तो ससुर जी कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बेड के करीब पहुँचे मैंने लाइट जला दी तो ससुर जी पीछे हट गए।
मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। उसी समय वहाँ 2 आदमी घुस आए। मुझे और मेरे ससुर जी को रस्सियों से बांध दिया। दरअसल मेरी नौकरानी अपनी हवस का भूख मिटाने के लिए अपने दोस्तों को रोज़ बुलाती थी। वह मेरे नीचे के कपड़े भी उतार देती थी। यह तो अच्छा था कि मेरी इज्जत किसी ने नहीं लूटी। मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर ससुर जी बैठे थे, उन्हें भी रस्सियों से बांधा हुआ था। वह लोग अलमारी से सारा सोना निकाल रहे थे और नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वह कहने लगी कि वह तो कब का हर चीज़ से हाथ साफ कर चुकी होती, बस उसका भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर उसने मेरे मन में ससुर जी के खिलाफ शक भरा और पैर पर काला निशान लगा देती थी और कपड़े भी निकाल देती थी ताकि मुझे अपने ससुर जी पर शक हो। और फिर ससुर जी के मन में भी शक भर रही थी कि आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करती। वह अच्छी तरह जानती थी उसे कैसे झगड़ा लगाना है, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि ससुर और बहू एक दूसरे से उलझते रहे और वह अपना काम कर जाए। मैंने जब उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वह मुझे और ससुर जी को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी। इसलिए उसने रात को ससुर जी से कहा कि आपकी बहू एक लड़के को आधी रात में बुलाकर उसके साथ रंगरलिया मनाती है। अगर यकीन ना आए तो रात को कमरे में आकर देख लेना। इसलिए ससुर जी रात को कमरे में आए और मेरे पास जाकर देखने लगे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। जब वह कमरे में देखकर वापस जाने लगे तो दरवाजे पर 2 मर्द खड़े थे जिनके हाथ में चाकू था। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। ससुर जी और मुझे दोनों को रस्सियों से बांधकर चोरी करने लगे। अचानक से वहाँ पर मेरे पति आ गए। वह हम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर में पहुँचे, घर का गेट खुला था तो वह घबरा गए। जब अंदर आए तो मर्दों की आवाज़ सुनकर समझ गए कि घर में कोई चोर घुस आया है। उन्होंने अपने पापा के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस घर पहुंच गई और सब लोग बाल बाल बच गए। फिर मेरे पति ने दूसरे शहर जाने से मना कर दिया और कहा कि हम यहीं पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर में नहीं रखेंगे। वह घर के भेदी होते हैं और फिर जब मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। अब मैं अपने घर का सारा काम खुद ही करती हूँ। अब मेरे पति नौकर रखने के लिए कहते भी हैं तो मैं साफ मना कर देती हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।